डिजायर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं अपनी M/N मैट्रिक्स को एक डिजायर्ड फॉर्म में। डिजायर्ड फॉर्म कौन सी है? दो फॉर्म्स हैं, एक तो इचेलॉन फॉर्म और एक है नॉर्मल फॉर्म। और उन फॉर्म्स में रिड्यूस करके हमको उस मैट्रिक्स की रैंक के बारे में पता चल जाता है, मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट हो जाती है। वो इचेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म पढ़ने से पहले हमें उसके जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हैं उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी से हम आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री transformations of a matrix. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं? इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। या फिर कॉलम्स। नंबर 2 मल्टीप्लीकेशन। इसको हम दिखाते हैं RI इज इंटरचेंज बाई RJ, ऐसे भी दिखाते हैं। और जब आप लीनियर अलजेब्रा की बुक पढ़ेंगे और मतलब करस्पॉन्डिंगली कॉलम्स की बात हो रही है तो CI CJ हो जाएंगे। या फिर इसको RIJ से भी दिखाते हैं कि ith रो और jth रो को आपने इंटरचेंज किया है, ith रो और jth रो को इंटरचेंज किया है, या इसको RIJ ith रो और jth रो को आपने इंटरचेंज किया है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, और यही ऑपरेशंस कॉलम्स में भी लिख सकते हैं तो R की जगह C हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो बाई नॉन जीरो स्केलर, और ब्रैकेट में कॉलम भी लिख रही हूँ मैं क्योंकि ये ऑपरेशंस कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं। यानी कि इसको हम कैसे दिखाते हैं कि RI को आपने चेंज किया है KRI से, ith रो को आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया। या इसको दिखाने का एक तरीका ये भी होता है कि आप ऐसे लिखते हैं RIK ब्रैकेट में कि ith रो को आप K से मल्टीप्लाई कर दो। ये थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी है वो लीनियर अलजेब्रा की है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन लीनियर अलजेब्रा भी आप पढ़ेंगे ही तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ साथ के साथ कि ith रो को आप जब K से मल्टीप्लाई करें एक नॉन जीरो स्केलर से तो इसको ऐसे लिखते हैं RI को आपने चेंज किया KRI से, या ऐसे भी लिख देते हैं RIK। और एक्चुअल में जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं किसी मैट्रिक्स के वो आप किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो उनको, कि यदि आप उस मैट्रिक्स को पहले एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो या राइट में, और जो रो ऑपरेशंस हैं वो लेफ्ट वाली जो मैट्रिक्स है उस पर लगाते जाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस है वो राइट वाले पे लगाते जाओ, तो उससे आपको उस मैट्रिक्स के जो ऑपरेशंस हैं वो मिल जाएंगे। और तीसरा जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है द एडिशन ऑफ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल of any row ब्रैकेट में कॉलम भी लिख ले रहे हैं टू एनी अदर रो। यानी कि RI की जगह क्या कर रहे हो आप, पहले आप RI प्लस KRJ कि कोई JH रो है उसको आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया K से और उसके बाद RI रो में जोड़ दिया, तो हमने RI की जगह RI प्लस KRJ कर दिया। ये इनके नोटेशन है, और यदि हम कॉलम्स की बात करेंगे तो R की जगह C बात कर लेंगे, और इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं RI KRJ कि RJ रो में K से मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसको
आर आई एच रो में ऐड करना है, ठीक है। और जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि प्री मल्टीप्लिकेशन वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें ऑपरेशन, वो करस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस लगाने से वो मिल जाता है। और कॉलम ऑपरेशंस जो हमारी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, उसमें करस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस लगाने से वो मिल जाता है। ये अभी आपको बात समझ नहीं आ रही होगी, बहुत हौच-पौच लग रहा होगा, तो थोड़ा सा पहले एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देख लेंगे और उसके बाद मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूँगी, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस कॉन्सेप्ट की। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कंसीडर करूँगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है? ये मैट्रिक्स which is obtained from identity matrix by single e ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार में एक ही लगाना है ना, एक ही ऑपरेशन लगाना है आपको, कोई सा भी लगा सकते हैं। बाई सिंगल ई ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि I3 है आपके 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका यदि आप सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो आपको ई मिल रहा है, E23। सेकेंड और थर्ड रो को, कॉलम को आपने इंटरचेंज किया, या रो को भी करोगे तो एक से रिजल्ट आएगा 1 0 0। सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दें हम, 0 0 1 0 1 0। सेकेंड और थर्ड रो को आपने इंटरचेंज किया तो आपको ये मिलेगी, और सेकेंड और थर्ड कॉलम को करते तो भी यही मिलती, 0 0 1 0 1 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में चाहे आप रो ऑपरेशन लगाएं या कॉलम ऑपरेशन लगाएं, जो रिजल्टिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगी वो सेम रहती है। तो E23 कौन सी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है? जिसमें आपने सेकेंड और थर्ड रो को या सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया है। इसी तरीके से यदि आप E12 लिखेंगे तो E12 का क्या मतलब है कि आपने फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगी 2 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगी E12। इस तरीके से हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस को डिनोट करेंगे। ई का मतलब है एलिमेंट्री, और वो ऑपरेशन जो आपने लगाया है, आपने फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपने उसको लिख दिया E12। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप फर्स्ट रो में सेकेंड रो में आपने 4 से मल्टीप्लाई की और फिर आपने उसे फर्स्ट रो में जोड़ा, तो उसको कैसे दिखाओगे? E124 कि सेकेंड रो में 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर फर्स्ट रो में जोड़ दो, तो ये क्या आ जाता? थर्ड रो तो अनचेंज ही रहती और सेकेंड भी अनचेंज रहेगी। सेकेंड रो में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मन में और उसमें फर्स्ट रो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 4 0। तो ये ऑपरेशन हो गया। तो एक बार में एक ऑपरेशन लगाना है आपको कोई सा भी, और जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएंगी, ये 3 फॉर एग्जांपल आपको यहाँ मिली, तो ये तीनों क्या हैं? एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एवरी ई रो और ब्रैकेट में हम कॉलम लिख ले रहे हैं, जो स्टेटमेंट रो के लिए ट्रू है वो कॉलम्स के लिए भी ट्रू है। एवरी ई रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाई प्री मल्टीप्लिकेशन कॉलम के केस में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। कॉलम ऑपरेशन लगाया है तो क्या करना होगा आपको? पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ये बाद में मल्टीप्लाई करना होगा।
पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री या विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि ये आपकी m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, IM राइट में मल्टीप्लाई करोगे आप n/n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और लेफ्ट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो m/m ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो इस मैट्रिक्स ए पे आप जो भी रो ऑपरेशन लगाओगे वो आप करस्पॉन्डिंग रो ऑपरेशन यहाँ लगाते जाओ, फिर उस टाइम ए पे नहीं लगाओगे, सिर्फ प्री फैक्टर पे लगाओगे। और जो भी यहाँ पोस्ट में लगेगा, जो कॉलम ऑपरेशन लगेगा, वो इसकी पोस्ट फैक्टर पे लगेगा, तो वो रिजल्ट सेम रहता है, ठीक है। जो भी करस्पॉन्डिंग रो ऑपरेशन है वो प्री फैक्टर पे, और जो कॉलम ऑपरेशन है वो पोस्ट फैक्टर पे। और एक बात कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो होती है वो रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होती है। थ्योरम 2 समझ लीजिए आप इसे, कि रैंक ऑफ ए जो होती है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही, सिर्फ आपको मैथमेटिकली लिख दे रही हूँ, रैंक ऑफ ए डैश के इक्वल होती है। क्लियरली अंडरस्टूड है कि रैंक जो है वो सब मैट्रिसेस और उन सब मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करती है, तो उसमें वो, और डिटर्मिनेंट्स में रो और कॉलम का कोई फ़र्क नहीं होता, वो आप इंटरचेंज कर सकते हो आप डिटर्मिनेंट्स में कभी भी। तो रैंक जो भी होगी किसी मैट्रिक्स की, वो उसके ट्रांसपोज के रैंक के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, ये मैंने आपको थ्योरम के तौर पे यहाँ लिख दिया है। अब मैं आपको वो रो इचलान फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, इनकी डेफिनेशंस भी बता दूँ, क्योंकि उसके बिना हम आगे प्रोसीड तो कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं आएगा हमें। तो इचलान फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, इचलान फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर हम नॉर्मल फॉर्म है मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन भी हमें सीखनी पड़ेगी, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ये मैट्रिक्स ए, इस पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ, फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इचलान फॉर्म if number 8 every row of A has all its entries null, all its entries 0, which occurs below every row having a non-zero entry। नंबर 1 है ये, और नंबर 2 अभी मैं लिखूंगी, लेकिन पहले इसको समझा देती हूँ। इचलान फॉर्म में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें कुछ ज़ीरो रोज होंगी, कुछ नॉन ज़ीरो रोज होंगी। तो इंटरचेंज हम बाद में करेंगे, हम जब किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे इचलान फॉर्म में, लेकिन इचलान फॉर्म अभी हम सिर्फ डायरेक्टली इचलान फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस इचलान फॉर्म में क्या होता है कि जो ज़ीरो रोज हैं वो नॉन ज़ीरो रोज के नीचे होती हैं, मतलब ऊपर की तरफ ऐसी रोज होंगी जिनमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, और नीचे की तरफ सारी ज़ीरो रोज जो हैं जिनके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं वो नीचे की तरफ होंगी, मिक्सिंग नहीं होगी, मतलब कि एक ज़ीरो रो आ रही है, एक नॉन ज़ीरो रो आ रही है, इस तरीके से जो ज़ीरो रो हैं जितनी भी, वो सारी नॉन ज़ीरो रोज के नीचे आएंगी और नॉन ज़ीरो रोज ऊपर आएंगी, और उसमें भी एक ग्रेडिंग होगी कि नॉन ज़ीरो रोज किस तरीके से आएंगी, वो हमारी सेकंड कंडीशन है, नॉन ज़ीरो रोज किस तरीके से आएंगी। सेकंड कंडीशन है हमारी, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़
बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री in a row is less than the number of zeros in the next row. इसका क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का कि बाएं से जब आप चल रहे हो तो जो आपको पहली नॉन ज़ीरो एंट्री मिली पहली रो में, तो उसके पहले मान लो 4 ज़ीरो थे। पहली नॉन ज़ीरो एंट्री मिलने से पहले कितने ज़ीरो थे? 4 ज़ीरो थे पहली रो में। तो अगली रो में जब आपको नॉन ज़ीरो एंट्री मिलेगी तो वहाँ जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो उस एंट्री को हिट करने से पहले होने चाहिए वो इस 4 से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब जिसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले कम ज़ीरो हैं वो ऊपर आएगी, और जिसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले ज़्यादा ज़ीरो हैं वो नीचे आएगी। ठीक है, ग्रेडिंग के हिसाब से आएंगी। जैसे इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले 4 ज़ीरो हैं तो ये ऊपर आएगी। फिर अगली जो रो होगी उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले कम से कम 5 ज़ीरो होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर उसके अगली जो रो होगी उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो इस वाली रो से ज़्यादा होंगे। क्या, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इस स्टेटमेंट को। द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ए रो, इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो अगली रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ से कम है। मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को हिट करने से पहले असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यदि 3 है तो अगली रो में 4 या 4 से ज़्यादा, फिर उसके अगली रो में उससे ज़्यादा, इस तरीके से होने चाहिए एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को हिट करने से पहले। यानी कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से डायगोनल की तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा मैट्रिक्स का कि ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, फिर नॉन ज़ीरो एंट्री, फिर ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ये नॉन ज़ीरो एंट्री, फिर ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ये नॉन ज़ीरो एंट्री। तो ये बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में क्या आएंगी? पूरी पूरी ज़ीरो रोज़ आएंगी। लास्ट में क्या आएंगी? पूरी पूरी ज़ीरो रोज़, वो सबसे नीचे होंगी। तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इचलान मैट्रिक्स। इसको इस तरीके से हम क्यों बदलते हैं मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे अपनी जो हमारी गिवन मैट्रिक्स होंगी m/n ऑर्डर की, उनको इचलान फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो इचलान फॉर्म में रिड्यूस करने से क्या फ़ायदा रहता है कि इसकी जो रैंक होती है, इचलान फॉर्म की जो रैंक है वो इसकी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ के बराबर होती है। तो यदि हम हमारी गिवन मैट्रिक्स को इचलान फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे तो हमें हमारी मैट्रिक्स की रैंक पता चल जाएगी कि उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ के बराबर। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको क्लियरली ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा टिकलिश है, टिकलिश नहीं है लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन जब हम इसके यूज़ टू हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो फिर वो हमें आसान लगने लगती हैं चीज़ें। जैसे जब आप नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं तो उस टाइम ABCD भी करने लगती है, लेकिन बाद में आपको वो ईजी लगती है। तो इसी तरीके से अभी शायद आपको ये टफ लग रहा होगा इचलान फॉर्म और रैंक, ये सब कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आप एक बार इस पूरी बुक को गो थ्रू कर लेंगे, फिर जब दोबारा आएंगे इन चैप्टर्स पे तो आपको ये सब बिल्कुल आसान लगेगा। इचलान फॉर्म की क्या होती है? रैंक ऑफ इचलान मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। नॉन ज़ीरो रोज़ इन ए। और इसी तरीके से एक नॉर्मल फॉर्म होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे अभी। और फिर हम अपनी मैट्रिसेस जो हमें गिवन मैट्रिसेस हैं उनको या तो इचलान फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे ताकि हमें उनकी रैंक के बारे में पता चल जाए। इचलान फॉर्म की जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होती है, और नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है आपके, तो उसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो उसकी रैंक के बराबर होता है। फिर हमें अपनी मैट्रिसेस को इनमें रिड्यूस करना होगा इनकी रैंक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताऊंगी, और होपफुली मैट्रिसेस को, गिवन मैट्रिसेस को कैसे इन फॉर्म्स में रिड्यूस करते हैं इसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।